नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 38 एडिशन ऑफ वीकली करंट अफेयर। इस वीडियो में मैंने जनवरी 18 से लेकर के जनवरी 24 तक के बीच में वे सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर रहता है। पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में कुछ पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया जा रहा है इसकी एक डेफिनेशन के बारे में कि कंपलसरी लाइसेंसिंग एक तरह से गवर्नमेंट अलाउ उस कंडीशन में करती है कि जब पेटेंट ऑनर जो है उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर कुछ प्रोडक्शन करना है या फिर उसे सेल करना है। ठीक है। और सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग को WTO की जो ट्रीटी है उसके अंदर भी से इंक्लूड किया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट के अंदर, जिसके अंदर ये प्रोविजन रखा जाता है कि जो भी पेटेंट ऑनर है उन्हें रॉयल्टी वगैरह पेमेंट की जाती है। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री इसे फ्रीक्वेंटली इसको अलाउ कर देती है अगर हम बात करें जेनेरिक ड्रग्स प्रोडक्शन के फील्ड के में। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आपको दी गई थी कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये एक तरह से गवर्नमेंट अलाउ कर देती है जब भी किसी पेटेंट ऑनर है उसके बिना परमिशन से उसकी जो रॉयल्टी फी वगैरह बिना पेमेंट किए अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहता है कर सकती है गवर्नमेंट, ये किसी कंडीशन में इसे अलाउ कर देती है। इसी को आप कह सकते हो कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रोसेस। अच्छा, सेकंड में आपसे बोला गया कि ये WTO के अंदर जो ट्रीटी साइन की गई थी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके अंदर इसे इंक्लूड किया जाता है जिसमें लाइसेंसिंग एक तरह से आप कह सकते हो एक पेटेंट ऑनर जो होते हैं उन्हें लाइसेंस फी पेमेंट करनी पड़ती है अगर हम इसकी किसी चीज को यूज करते हैं। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, इसमें आपसे बोला गया कि गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली अलाउ करती है, ग्रांट कर देती है कि प्रोडक्शन के लिए अगर कोई भी चीज पेटेंट करा रखी। ये बात गलत है, बल्कि गवर्नमेंट ने 2012 के अंदर सिर्फ जो ड्रग्स है कैंसर रिलेटेड एक ड्रग्स है उसके प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। फ्रीक्वेंट नहीं है, कभी कभार जब जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड आपका गलत है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कभी कभी अलाउ करती है, हमेशा एक टेंडेंसी नहीं है हमारी गवर्नमेंट की कि फ्रीक्वेंट अलाउ करने की। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ओजोन लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसे डिस्ट्रॉय करने वाले जो रीजन है, कारण क्या है, वो आपको बताना है। फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है पोलर वर्टेक्स इसे डिस्ट्रॉय करती है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि हायर टेम्परेचर जब होता है उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर हम बात करें इसके स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड जो होते हैं वो उसका जो रिएक्शन होता है क्लोरोफोल कार्बन के ऊपर उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय होता है। तो 3 रीजन है आपके पास सामने, आपको करेक्ट रीजन क्या है ये आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ओनली फर्स्ट रीजन करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है और ऑप्शन सी की बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही बिल्कुल करेक्ट आपको बताए गए हैं ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड जो है ये करेक्ट रीजन है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, वैसे तो आंसर इसका बी है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं ऐसा क्यों। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो अर्थ है, प्लानेट है, इसके आउटर सर्कल एक तरह से आप कह सकते हो एक ओजोन लेयर है जो कि हमें प्रोटेक्शन करने का काम करती है अगर अल्ट्रा वायलेट रे आती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज ये जो होती है ये हमारे अर्थ के ऊपर एंटर कर जाती है, हमारे सरफेस पे आ सकती है और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें अल्ट्रा वायलेट बी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा आ सकती है, लेकिन जो सी होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए होती है। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, इसे हमारी सरफेस पे एंटर करने नहीं देती है, यानी कि हमें ये प्रोटेक्शन करती है। बाकी आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट वी है, ये तो पूरा आ सकती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट ए की बात करें इसकी क्वांटिटी कम होती है, आती ये भी है पर इसकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको डिस्ट्रॉय करने की रीजन के बारे में, तो पोलर वर्टेक्स है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय होती है। और उसके अलावा ओजोन लेयर के अंदर जो आप मालूम है आप लोगों को
कि यूरोप के आसपास जो अंटार्कटिका वाला एरिया, उस एरिया में थोड़ा बहुत होल हो गया है और जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर और अपर ट्रोपोस्फेयर उसके टेम्परेचर में रिडक्शन होता है और वहां जाके काफी प्रॉब्लम हो रही है और इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए उससे ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, ये एक तरह से ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि रशिया बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी के साथ और उसके अलावा कैस्पियन सी के साथ। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि जॉर्जिया की अगर बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये ध्यान में रखना है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट क्या है ये बताना है, यानी इन दोनों स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी में आपको दोनों ही स्टेटमेंट गलत बताए जा रहे हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो यहां पे बोला जा रहा है आपसे कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैप में देख लेते हैं डिटेल में। जैसे ये आपको दिख रहा है, रशिया वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा रशिया। तो अगर रशिया को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो रशिया ब्लैक सी के साथ भी कनेक्टेड है और उसके साथ साथ जो कैस्पियन सी है उसके साथ भी कनेक्टेड है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये अपना बॉर्डर ब्लैक सी के साथ भी शेयर करता है और कैस्पियन सी के साथ भी करता है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा था वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें जॉर्जिया के बारे में आपसे बताया जा रहा था कि जॉर्जिया जो अपना बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सी के साथ शेयर करता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया था। गलत यहां पे कोई सा भी स्टेटमेंट नहीं है, इस वजह से हमारा आंसर डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। इस क्वेश्चन में हमारी कंट्री जो अपने नेबर कंट्री के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है ये कि आपको अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे अरेंज करना है, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि जितने भी डिस्टेंस कवर करती है हमारी कंट्री बाकी जो नेबर कंट्री के साथ, ये आपको बताना है बॉर्डर के रूप में। तो कंट्री के नाम आप देख सकते हैं, बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड आपको पाकिस्तान बताया जा रहा है, थर्ड आपको चाइना बताया जा रहा है, फोर्थ आपके पास ये नेपाल है, फिफ्थ आपको भूटान और सिक्स आपको अफगानिस्तान। यानी ये 6 कंट्री आपको दे दी गई है। आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में ये आप देख सकते हैं इस तरह से, बाकी ऑप्शन भी वीडियो पॉज करके आप एक बार देख लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस जो हमारी कंट्री बाकी जो नेबर कंट्री के साथ शेयर करती है वो कुछ इस तरह से। तो सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करती है हमारी कंट्री वो बांग्लादेश के साथ शेयर करती है और बांग्लादेश के साथ जो हमारा शेयर है वो अराउंड 4000 किलोमीटर है, आप कह सकते हो 4096 किलोमीटर हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री जो होती है चाइना, और चाइना के साथ अगर बात करें तो हमारी जो बॉर्डर है वो अराउंड 3500 आप बोल सकते हो एग्जैक्टली अगर बात करें तो 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है हमारी कंट्री चाइना के साथ। चाइना के बाद जो नेक्स्ट कंट्री हमारी जो बॉर्डर सबसे ज्यादा शेयर करती है वो पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ जो हमारी जो बॉर्डर है यानी कि इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इसका बॉर्डर 3323 किलोमीटर है। और उसके बाद जब पाकिस्तान के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आती है नेपाल, और नेपाल के साथ जो हमारी जो बॉर्डर आप कह सकते हो वो अराउंड आप कह सकते हो कि 1700 के आसपास है, 1751 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है नेपाल के साथ। नेपाल के बाद नेक्स्ट जो कंट्री जिसके साथ हमारी कंट्री सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है वो है म्यांमार। तो म्यांमार का ये लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट हैं ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, और इसका जो डिस्टेंस आ जाता है 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं हम म्यांमार के साथ। अच्छा, म्यांमार के बाद नेक्स्ट जो छोटी सी कंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है भूटान, भूटान के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं अराउंड 700 आप किलोमीटर आप बोल सकते हो, जो कि एग्जैक्टली है 699। तो आपको याद रखना है 700 आप रख सकते हैं, इसके अराउंड डिस्टेंस हम लोग शेयर करते हैं। लास्ट में हमारा जो पीओके वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन की बात करें तो इसके साथ अफगानिस्तान टच करता है हमारी कंट्री का बॉर्डर, और अफगानिस्तान के साथ जो हमारा जो बॉर्डर है सबसे कम है जो कि 106 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से आप अरेंज करने की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश, सेकंड पे आप चाइना, थर्ड पे पाकिस्तान, इस तरह से बाकी कंट्री आप देख सकते हैं। टोटल बॉर्डर अगर लैंड वाइज कहें तो हमारा जो बॉर्डर है वो 15,106 किलोमीटर अराउंड ये हमारा लैंड बॉर्डर है। अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,516 किलोमीटर हमारा ये कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन जो कि गुजरात से आप कह सकते हो स्टार्ट होकर के इधर वेस्ट बंगाल की तरफ पूरा ये कंप्लीट होता है।
तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और उसके बाद ये है आपके पास थर्ड स्टेटमेंट। तो इनमें आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ, म्यांमार के साथ और चाइना के साथ। सेकंड में आपसे बताया जा रहा है कि हमारे अगर स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है असम के साथ और मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया जा रहा है कि पाक्के टाइगर रिजर्व और कामलिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो 3 स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी की बात करें तो आपको सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी हो सकता है, ये आपको बताया जा रहा है डी में। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें एक बार अरुणाचल प्रदेश का मैप देखना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल टॉप पे जो स्टेट है वो आप कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर ये भूटान के साथ शेयर करता है कुछ इस एरिया में, चाइना के साथ, चाइना का जो तिब्बत वाला रीजन है उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इधर म्यांमार के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। यानी ये तीनों कंट्री जिसके नाम आपको दे रखे थे ये बिल्कुल करेक्ट है, इनके साथ हमारा बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अगर स्टेट की बात करें, स्टेट में थोड़ी सी मिस्टेक ये दे दी गई थी आपसे कि अगर ये सिर्फ असम के साथ और नागालैंड के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। बाकी अगर बात करें कि ये मणिपुर की बात करें तो मणिपुर इसकी रेंज से काफी नीचे आप बोल सकते हो, मणिपुर कुछ इधर आ जाता है, ठीक है, ये इस वाले एरिया, ये मणिपुर इधर आ जाता है और जबकि अरुणाचल प्रदेश इधर है, काफी दूर है, बीच में आप कह सकते हो कि ये नागालैंड आ जाता है, इस वजह से इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर पाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत आपको दे रखा था। हाँ, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पाक्के टाइगर रिजर्व और कामलिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बैड बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट बैड बैंक है क्या, और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो सबसे पहले बैड बैंक के बारे में बोला जा रहा है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये बैड लोन जो होता है उसको रिकवर करने का काम करती है। जैसे कोई बैंक से लोन लेता है और उसे पेमेंट नहीं करता, दोबारा वापस नहीं आता, तो उस अमाउंट को रिकवर करने का काम करने वाली ये कंपनी आप बोल सकते हो। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट में कि ये बैड बैंक है, ये आल्सो इन्वॉल्व, ये ना इसका एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होती है कि लैंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट, यानी कि बैंक के द्वारा लोन देना और डिपॉजिट जमा करना, इन दोनों जो एक्टिविटी है इसमें भी इन्वॉल्व होती है एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ये वाला ही करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें इसमें सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है ओनली। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बैड बैंक के बारे में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर बैड बैंक की बात करें तो बैड बैंक की मतलब ये होता है जब किसी बैंक से कोई लोन ले लेता है और लोन को अगर रीपेमेंट ना करे तो ये एक तरह से बैंक के लिए क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, यानी कि बैंक के पास वो मनी वापस नहीं आ रही है और जो कि आप बोल सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया और इसे रिकवर करने का जो काम होती है वो करती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी कि आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन था ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इस तरह की जो कंपनी होती है ये पूरी कोशिश करती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मनी है उसे रिकवर किया जा सके। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो कंपनी है एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें ये डिपॉजिट और लोन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती नहीं, इसका मेन सिर्फ एक ही काम होता है कि जो भी एनपीए हो जाता है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हो जाता है उसको सिर्फ रिकवर करने का ही काम करती है, बाकी दूसरे काम नहीं करती है। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें बोला जा रहा है कि 5G या फिर आप बोल सकते हो 5th जनरेशन इज द लेटेस्ट अपग्रेडेड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, यानी कि मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क की बात करें उसके अंदर ये 5th जनरेशन का आप नेटवर्क बोल सकते हो। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है सिर्फ काम करती है हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंदर ही सिर्फ काम करती है, ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है ये
एज कंपेयर टू 4G अगर बात करें, 4G के कंपैरिजन में जो 5G है, ये आपसे बोला जा रहा है कि ये 100 टाइम्स ग्रेटर है, यानी कि जिसकी जो स्पीड होगी वो इसके कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये आपको करेक्ट बताए जा रहे हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी की बात करें तो सी में आपको सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो 5G टेक्नोलॉजी की बात करें, ये एक तरह से आप कह सकते हो हाई इंटरनेट की स्पीड बनाने वाला एक टेक्नोलॉजी है। अब मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क की बात करें तो ये 5th जनरेशन का नेटवर्क अब होने वाला है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो इसकी एक तरह से डेफिनेशन दे रखी है बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसमें आपसे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ ओनली बोला गया कि हाई फ्रीक्वेंसी जो होगी उसमें काम करेगा, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होगा सिर्फ उसमें काम करेगा। ये बात गलत है। ये हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के साथ साथ लो और मीडियम में भी काम करने वाला है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो स्पीड के बारे में बोला जा रहा था कि 4G के कंपैरिजन में अगर 5G की बात करें, ये इससे 100 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 100 गीगाबाइट पर सेकेंड आप बोल सकते हो। यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। इस क्वेश्चन में आपसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन साइन हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो रेजोल्यूशन नंबर 2231। और ये न्यूज में अक्सर रहता है, तो न्यूज में रहता है इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये किस कंट्री से रिलेटेड है या किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये इजराइल और फलस्तीन के बीच में कंफ्लिक्ट चलता रहता है, इन दोनों कंट्री के बीच में, उससे रिलेटेड ये रेजोल्यूशन है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि जो क्रीमिया और रशिया का जो एक आप कह सकते हो इशू क्रिएट हुआ था, और रशिया ने अब क्रीमिया के ऊपर एक तरह से कह सकते हो एक अपना कब्जा कर लिया था, आप ये बोल सकते हो। तो ये वाला जो इशू सामने आया था उससे रिलेटेड ये रेजोल्यूशन आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है, जिसका नंबर 2231 है। थर्ड ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस रेजोल्यूशन के अंदर कवर होता है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि यूएसए यानी कि अमेरिका का विड्रॉल है, उसके जो सेन यानी कि उसके जो आर्मी वगैरह है उसको विड्रॉ करना है अफगानिस्तान से, इस रेजोल्यूशन का नाम है रेजोल्यूशन 2231। तो करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि इन चारों में से कौन सा रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, यानी कि यूनाइटेड नेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन आया था जिसे आप बोल सकते हैं 2231 इसका नंबर है, जिसके अंदर यह है कि ईरान को आप कह सकते हैं ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने का एक प्रोग्राम था, कि बाकी सारी कंट्री से ये कह रही थी कि भी ईरान जो है न्यूक्लियर पावर ना बने, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसके रिलेटेड ये है। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर जो हमारा सी हो जाएगा, ये ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन आप वैसे बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है। इस क्वेश्चन में आपसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो अक्सर न्यूज में रहता है, जिस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके न्यूज में रहने की वजह क्या है, ये आपको बताना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इससे रिलेटेड आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है ये एक तरफ से कह सकते हो फाइनेंसिंग यानी कि फाइनेंस रिसीव्ड करने का एक तरीका है, जो कि हम मसाला बॉन्ड वगैरह इशू करके किया जाता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि ये रिसोर्सेज वगैरह को रेस करने का एक तरीका है, जो कि पीएसयू के थ्रू लोन और इक्विटी के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है एक डेफिसिट के अंदर, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के अंदर, यानी फॉरेक्स रिजर्व जो हमारी कंट्री में है, यानी कि डॉलर वगैरह जो हमारी कंट्री में रिजर्व है, उसको एक तरह से आप मोनेटाइज करने का एक तरीका आप कह सकते हो, डेफिसिट को रिकवर करने के लिए। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये बेसल थर्ड कैपिटलाइजेशन कमर्शियल बैंक का जो प्रोसेस है, इसके बारे में आपसे बताया जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है ये चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि हमारी कंट्री में जो पीएसयू है, पीएसयू के द्वारा जो भी फंड रेस किया जाता है, चाहे वो लोन के रूप में या फिर इक्विटी के रूप में फंड रेस करने का जो एक प्रोसेस आप कह सकते हो, उसी को इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज आप बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में आपसे इंडियन ओशन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है और आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इंडियन ओशन कमीशन जो है इसके अंदर मोस्टली अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री आती हैं वो इसका पार्ट है और ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री इंडिया अभी रिसेंटली इसे ज्वाइन किया है एज ए मेंबर। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इसे जो एक तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है इसका मेन मकसद ये है कि इस रीजन के अंदर जितनी भी कंट्री है उसके अंदर एक लाइवलीहुड जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट किया जा सके और रीजनल प्लानिंग किया जा सके, प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा सके ताकि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए इस कोस्टल एरिया के अंदर जो भी कंट्री है उन सब ने मिल करके इस कमीशन को बनाया है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो उसके लिए हमें देखना होगा इस मैप को, जिसके अंदर पूरी लोकेशन आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री इंडिया उसके नाम से ये इस ओशन का नाम रखा गया है और इसके अंदर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री है वो भी आती है, एशिया कॉन्टिनेंट की जो कंट्री है वो भी आती है, साथ के साथ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो कंट्री है इन सबको मिलाकर के ये ओशन क्रिएट हुआ है। इस एरिया के अंदर ये सारी कंट्री आती है। अच्छा, बात करें अगर इंडियन ओशन कमीशन के अंदर तो इसके अंदर मोस्टली जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर वे सारी कंट्री जो कि बॉर्डर शेयर करती है इंडियन ओशन के साथ वो इसकी मेंबर कंट्री है, जिसमें कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड जो कि फ्रांस का है और सेशेल्स ये मेंबर कंट्री है। अच्छा, उसके बाद अगर ऑब्जर्वर की बात करें जिसमें चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ हैं वो, और इसके अलावा हमारी कंट्री जापान और यूनाइटेड नेशन ये एज ए मेंबर की जगह ऑब्जर्वर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये कह सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। हमारी कंट्री ने इसे मेंबर कंट्री के रूप में नहीं बल्कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इसे ज्वाइन किया है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस ग्रुप को बनाने का, इस और कमीशन को, तो मेनली ऑब्जेक्टिव ये है कि इस एरिया के अंदर जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन अच्छे से हो सके, इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी जो है कोऑपरेशन वो अच्छे से हो सके। उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसे अचीव करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम अच्छे से हो सके, इस टारगेट को रख के इसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ऑफ बजट फाइनेंसिंग के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें बताया जा रहा है कि ऑफ बजट फाइनेंसिंग की अगर बात करें इसके अंदर अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो जब फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है तो इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इसके अंदर से जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है उसको रिड्यूस कर दिया गया है ऑफ बजट फाइनेंसिंग से। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है ये इसका बिगेस्ट सोर्स है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो ऑफ बजट फाइनेंसिंग की बात करें तो इसके अंदर ये होता है कि जब भी हम फिस्कल डेफिसिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो ऑफ बजट फाइनेंसिंग को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर यानी कि ऑफ बजट फाइनेंसिंग से पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट हो गई। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसके अंदर ये बोला गया कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है वो इसका सबसे ज्यादा सोर्स है बजट फाइनेंसिंग का, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है और इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग मणिपुर, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है मध्य प्रदेश। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए। तबोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो हमारी कंट्री में महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके अंदर ये टाइगर रिजर्व है जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी लोकेशन है।
तो करेक्ट आंसर सी हो गया। बाकी कुछ फैक्ट हैं जो पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर ये सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जिसके अंदर नेशनल पार्क भी आता है, साथ के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपके सामने ये दो स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है कि गलत स्टेटमेंट, इट मींस इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बोला गया इसका जो इलेक्शन होता है, जो इसे इलेक्ट किया जाता है एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में इसे इलेक्ट किया जाता है जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इसके सीट की जो अलोकेशन की बात करें, इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट जो किया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि भी 5 सीट जो होगी वो अफ्रीका और जो एशियन कंट्री है उनके बीच में है, और बाकी जो 5 सीट है वो रेस्ट ऑफ द रीजन जो बच गए वर्ल्ड के, उसके अंदर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो गलत स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखे हैं, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। गलत नहीं का मतलब है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताया जा रहा है। तो जो भी हो अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ए है। वो किस लिए समझते हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर 5 ऐसी मेंबर कंट्री हैं जो कि इसे परमानेंट मेंबरशिप इनको मिली गई है जनरल असेंबली की के अंदर, जितनी सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, जिसके अंदर ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, उसके बाद रशिया और फ्रांस, ये 5 ऐसे जिसको वीटो पावर है और ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी इसके अंदर होते हैं, जिसके सीट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि अफ्रीका और एशिया इन दोनों कॉन्टिनेंट को मिलाकर 5 सीट दी गई है। अब बाकी जो 5 सीट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से है कि इसमें से एक सीट ऐसी होगी जिसे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री वो रिप्रेजेंट करेगी, 2 सीट ऐसी होगी जिसके जो कि लैटिन अमेरिका या फिर कैरेबियन आइलैंड कंट्री जो होगी वो इसे रिप्रेजेंट करेगी, और इसके अलावा जो 2 सीट बच जाएगी उसे वेस्टर्न यूरोप रिप्रेजेंट करेगी। ये ऐसे 5 सीट के बारे में आपको बताया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसके जो सीट एलोकेशन के बारे में बात आपको बिल्कुल करेक्ट बताई जा रही है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि जिसमें इलेक्शन की बात करें कि जनरल असेंबली में जब इसकी इलेक्शन होता है, ये हर 1 साल में हर साल इलेक्शन होता है, यानी कि ईयरली बेसिस पे होता है, ना कि 2 ईयरली बेसिस पे होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। होता ये है कि जैसे 10 मेंबर हैं तो 5 हर साल रिटायर हो जाते हैं और 5 न्यू मेंबर इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, और बीच में 5 मेंबर रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रोसेस चलता रहा है। 5 एग्जिट हो जाते हैं, फिर 5 न्यू ऐड हो जाते हैं, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत स्टेटमेंट नहीं चूज करना था, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे हमारा जो नेबर कंट्री है नेपाल, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपसे बताया गया फर्स्ट स्टेटमेंट में कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर, अगर नेपाल की बात करें तो इंडिया, चाइना और बांग्लादेश के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि नेपाल का जो बॉर्डर शेयर करता है 5 इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बताया जा रहा है कि अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, अगर हम बात करें इंडियन स्टेट की। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं। आपको गलत स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए की में बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी की बात करें, इसमें आपको बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है, सी में बोला जा रहा है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ गलत है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो नेपाल की बात करें तो पहले एक बार मैप देख लेते हैं। तो मैप के हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं कि नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है चाइना के साथ और हमारी कंट्री इंडिया के साथ, यानी कि आप ये कह सकते हो बांग्लादेश से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, मैं एंटी क्लॉकवाइज आपको बता रहा हूं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर सिक्किम, ये 5 इंडियन स्टेट हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बताया जा रहा है कि नेपाल का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो आपको बताया गया कि वो उत्तर प्रदेश के साथ है। ये बात बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश के साथ आप बॉर्डर लॉन्गेस्ट शेयर नहीं करता, बल्कि ये आप कह सकते हो बिहार के साथ इसका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट ही चूज करने के लिए बोला गया था।
इस क्वेश्चन में आपसे 4 पर 1000 इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके सामने ये दो स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सबसे पहले 4 पर 1000 इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। ये हमारी कंट्री के अंदर सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या फिर कार्बन सीक्वेंट्रेशन होता है उसे इंक्रीज करने के लिए इनिशिएटिव हमारी कंट्री में लाया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है ये जो इनिशिएटिव है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में FAO बोल सकते हो, उसका ये इनिशिएटिव है। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है आपसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट 4 पर 1000 इनिशिएटिव से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इनका इस 4 पर 1000 इनिशिएटिव से कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि ये दोनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखे थे, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 4 पर 1000 इनिशिएटिव जो है ये हमारी कंट्री के अंदर जो सोइल होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को और कार्बन सिक्वेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए अडॉप्ट किया गया है, ये इनिशिएटिव लाया गया है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें बोला गया कि इसे इनिशिएटिव को लाने वाले एजेंसी के बारे में बात की जा रही थी। स्टेटमेंट में आपसे बोला गया FAO के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है, जो कि ये गलत है। इस इनिशिएटिव को लाने का काम ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान के थ्रू इसे लाया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं COP 2020 के अकॉर्डिंग इसे अलाउ किया गया, इस इनिशिएटिव को लाया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे सोइल स्टोर मोर कार्बन एक मेथड है जिसके थ्रू कार्बन और सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे इंक्रीज किया जाता है। तो उस मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा करेक्ट मेथड है जिसके थ्रू हम सोइल के अंदर एक हेल्प करते हैं सोइल को, जिससे वो कार्बन मटेरियल को अपने अंदर ज्यादा स्टोर करके रख सकता है। तो आपके पास ये कुछ मेथड आपको दे रखे हैं, इस मेथड में से आपको करेक्ट मेथड चूज करना है कि करेक्ट मेथड कौन सा है जिससे हम सोइल के अंदर कार्बन या फिर ऑर्गेनिक मैटर को ज्यादा देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि नेवर लिविंग सोइल बेयर, खाली अगर हम सोइल को ना छोड़ें, ये बोल सकते हो आप। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि इंटरक्रॉपिंग एंड ग्रोइंग मोर क्रॉप, तो अगर हम ज्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं और इंटरलॉक करते हैं, उनको मिक्स करते हैं, तो हम इससे सोइल के अंदर जो एक तरह से कार्बन मटेरियल है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे ज्यादा देर तक हम रोक सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, यानी कि बहुत ज्यादा आप पशु वगैरह को चराते हैं इसके ऊपर, तो भी इससे क्या होता है सोइल की जो कैपेसिटी है या फिर उसके अंदर जो मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे आप ज्यादा देर तक रख सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी की बात करें जिसमें आपसे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यानी कि जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करना और कंपोस्ट बनाने को बोला जा रहा है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये चारों जो मेथड आपको दे रखे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, जिससे हम अपने सोइल को ठीक कर सकते हैं। ये चारों मेथड बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें, इसमें आपको ये थर्ड मेथड को छोड़ करके बाकी जो तीनों मेथड है ये करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके हिसाब से, यानी करेक्ट मेथड आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन डी था वो बिल्कुल करेक्ट था, यानी कि थर्ड को छोड़ करके, यानी कि जो आप ये कह सकते हो जिसमें क्वेश्चन में बोला गया कि आप जो मवेशी वगैरह होते हैं उनको अगर ज्यादा नहीं लेके आओ, यानी कि उनको एक्सटेंसिव ग्रेजिंग अगर ना करवाओ, तो हमारे जो सोइल होता है वो बिल्कुल बढ़िया रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और उससे क्या होता है जो उसमें ऑर्गेनिक मटीरियल है उसे हम ज्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ और मेथड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमें कभी भी से सोइल को छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ हमें लगाते रहना चाहिए जिससे हम इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोड्यूस करते हैं हम क्रॉप वगैरह, हमें इंटेंसिव यानी कि अलग अलग तरीके से हमें इसमें डालते रहना चाहिए। बाकी वाटर क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है, और भी प्लांट वगैरह मिक्स करके यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जब भी सोइल वगैरह को यूज करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो फर्टिलाइजर वगैरह जो भी यूज करते हैं उसकी क्वालिटी को भी हमें इनहेंस करनी चाहिए। इस चीज से हम सोइल के अंदर जो इसकी क्वालिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और इसके अंदर जो कार्बन मटीरियल है या फिर ऑर्गेनिक मटीरियल है उसे हम बढ़ा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ मेथड जो आपको दे रखे थे ये बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपसे न्यूमोकोनिसोसिस जो एक सब न्यूज में रहता है, इस टर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये टर्म किस चीज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये हाई लेवल ऑफ फैट है हमारे ब्लड के अंदर, उसे आप बोल सकते हैं न्यूमोकोनिसोसिस। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि ब्लैक लंग डिसीज, यानी कि हमारे डिसीज के अंदर जो ब्लैक स्पॉट वगैरह पड़ जाता है उसे आप उस तरह से जो डिसीज होती है उसका नाम ये है।
और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल जब हाई हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसको ये बीमारी के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये ट्यूबरकुलोसिस की एक बीमारी है, इसकी का एक नाम है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है, यानी कि इस टर्म को डिफाइन करेक्टली कौन कर रहा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसमें जो बी ऑप्शन है आपके पास है, यानी कि जो हमारा जो लंग होता है, लंग में अगर ब्लैक स्पॉट पड़ जाए, जैसे ये कुछ पोर्शन अगर ये ब्लैक ब्लैक हो जाए हमारे इस पोर्शन के अंदर, तो आप ये कह सकते हो ये डिसीज हमें हो सकती है, जिसका नाम है न्यूमोकोनियोसिस डिसीज हमें हो सकती है। बेसिकली ये जो डिसीज होती है उन लोगों को होती है जो कि कोयल वगैरह जो होता है उसके डस्ट या फिर ऐसे खान वगैरह में, माइंस वगैरह में जो काम करते हैं, उनको ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि जब वो ब्रीदिंग लेते हैं तो उनके बॉडी के अंदर, उनके फेफड़े में, आप कह सकते हो लंग्स में वो ज्यादा जाता है और जिससे ये बीमारी फैल जाती है। ठीक है, जो या फिर ऐसे भी कह सकते हो जो बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको भी चांस होते हैं ये बीमारी, इस तरह की बीमारी होने के। बेसिकली ये जो बीमारी होती है, जो कोयल डस्ट की वजह से ये बीमारी हमें हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई करना है कि स्पेशल ड्राइंग राइट को ध्यान में रखते हुए कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि गलत स्टेटमेंट जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले आपसे ये स्पेशल ड्राइंग राइट की डेफिनेशन की तरह बता दिया गया एक तरह से कि स्पेशल ड्राइंग राइट जो होता है एक इंटरेस्ट बेरिंग इंटरनेशनल रिजर्व है जो कि IMF के द्वारा क्रिएट किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये IMF के द्वारा सेट नहीं की जाती है, बल्कि ये डायरेक्टली डिसाइड होती है, डिटरमाइंड होती है डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है मार्केट के अंदर, उसके थ्रू ये डिसाइड होती है स्पेशल ड्राइंग राइट का जो भी रेट होगा। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट कैन बी हेल्ड यूज्ड बाय द मेंबर कंट्री, प्राइवेट एंटिटी और इंडिविजुअल, यानी कि इसको जो अगर यूज करने की बात करें, जो भी IMF के जो मेंबर हैं वो यूज कर सकते हैं, प्राइवेट एंटिटीज होते हैं वो यूज कर सकते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल इसे यूज कर सकता है स्पेशल ड्राइंग राइट को। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट गलत बताए जा रहे हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका ये वाला, सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि करेक्ट आंसर का मतलब है आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना था। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें यह बताया गया कि स्पेशल ड्राइंग राइट होता क्या है। स्पेशल ड्राइंग राइट एक टर्म है जिसके थ्रू जो भी मेंबर कंट्री होती है IMF की, उनके पास एक पावर होती है जिससे वो करेंसी वगैरह को विड्रॉ कर सकते हैं, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसे जो सेट किया गया था IMF के द्वारा ही सेट किया गया था, यानी स्टैब्लिश किया गया था 1969 के अंदर। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। अच्छा, उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि ये जो पावर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट जो हमारे पास है, इसके बारे में बोला गया इसमें जो रेट वगैरह होता है ये डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू ये डिसाइड होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि इसके अगर डिसाइड की बात करें, ये पर डे के हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी इसका सिस्टम होता है, उसके हिसाब से ये रेट जो एक तरह कहते हो डेली बेसिस पे IMF के द्वारा डिसाइड होती है। यानी कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से IMF इसे डिसाइड करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि इसका जो यूज करता है, इस पावर को जो यूज करने वाले जो होते हैं, जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं, आपसे ये बोला गया मेंबर कंट्री, उसके बाद जो प्राइवेट एंटिटी हैं वो, और उसके बाद इंडिविजुअल, ये तीनों जो होते हैं वो इस स्पेशल ड्राइंग राइट को यूज करते हैं, जो कि ये भी गलत है। इसमें सिर्फ जो इसके जो मेंबर कंट्री होते हैं सिर्फ वही इस पावर को यूज कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट एंटिटी का कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल का भी कोई मतलब इसमें नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारे गलत होने की वजह से हमारा आंसर सी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गलत स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला गया था। इस क्वेश्चन में आपसे ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि ये GCF के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको दे रखा है, ये आपको पता करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की अगर बात करें, इसे एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन का जो
एक फ्रेमवर्क हुआ था जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके द्वारा इसे सेट किया गया था, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं UNFCCC के थ्रू इसे सेट किया गया था। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। सेकंड आपसे बताया जा रहा है कि ये जो फंड होता है इसके बारे में बोला जा रहा है कि फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है ये इसे आप ग्रांट के रूप में ही यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि GCF जो है इसे आप सिर्फ, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसे सिर्फ ग्रांट के रूप में दिया जाता है, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि GCF को जो स्टैब्लिश किया गया था डायरेक्टली रिसीव कर सके, इसके बीच में कोई मीडियोकर काम ना कर सके। यानी कि GCF एक तरह का फैसिलिटी है जिसके अंदर फंड वगैरह या फिर कोई लोन वगैरह, आप कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं, अमाउंट पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और डायरेक्टली जिसको भी बेनिफिट पहुंचाना होता है इसे डायरेक्टली दिया जाता है। इसके बीच में कोई भी बीच में एंटिटी या कोई भी एजेंसी नहीं काम करती है, डायरेक्टली ही दी जाती है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो बताया जा रहा है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो GCF की बात करें, GCF एक तरह का क्लाइमेट के में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए एक फंड क्रिएट किया गया है और इस फंड का यूज जो किया जाता है ग्लोबल लेवल पर, वो सारी कंट्री जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री है या स्मॉल आइलैंड है या अफ्रीकन कंट्री है या फिर डेवलपिंग नेशन है, उसे एक तरह से ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है, एक फंड प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो अपनी कंट्री के अंदर जो कार्बन का जो इमिशन होता है, यानी कि कार्बन की क्वांटिटी जो बढ़ रही है उसे कम करने के लिए और डेवलपमेंट वर्क हो सके जिससे क्लाइमेट को बेनिफिट हो, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे सेटअप किया गया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि बीच में जो मीडियोकर का जो काम करता है वो नहीं, बल्कि ये डायरेक्ट ये फंड प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, यानी कि डायरेक्टली जिस कंट्री को दिया जाना होता है डायरेक्टली उसको दे दिया जाता है, बीच में कोई मीडियोकर या कोई एजेंसी काम नहीं करती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद ये जानना है कि भाई आपको कि ये जो फंड है एक तरह से ये ग्रांट के रूप में काम नहीं करता, बल्कि ये जो फंड ग्रांट की जगह आप ये बोल सकते हो एज ए लोन होता है। लोन का मतलब ये हुआ कि इस कंट्री को, ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री बोल लीजिए या स्मॉल आइलैंड की बात कर लीजिए या अफ्रीकन कंट्री, कोई भी अफ्रीकन स्टेट यानी कि अफ्रीकन कंट्री या फिर कोई भी डेवलपमेंट कंट्री को दे दिया जाता है, वो इसे यूज करते हैं, यूज करने के बाद इस चीज को उन्हें वापस दोबारा रीपे करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दिया गया था जिसमें बोला गया सिर्फ और सिर्फ ग्रांट के रूप में दिया जाता है, नहीं, ग्रांट के रूप में नहीं, इसे लोन के रूप में भी दिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जिसका मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपसे कमर्शियल बैंक के अंदर जो एनपीए होता है वो किस तरह से उसे रिकवर करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि वो कौन से चैनल है जिसके थ्रू एनपीए को रिकवर किया जाता है। एनपीए का मतलब वो होता है कि कोई भी लोन लेकर के जो लोन पेमेंट नहीं की जाती है उसको रिकवर करने की बात की जा रही है। तो ये कुछ मेथड या चैनल आपको बताए जा रहे हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले लोक अदालत, सेकंड आपसे बोला जा रहा है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, उसके बाद सफारी एक्ट, उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रफ्ट कोड, ये कुछ मेथड आपको दे रखे हैं जिसके थ्रू जो बैंक होते हैं अपने लोन वगैरह को रिकवर करते हैं। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 मेथड है या 3 चैनल जो हैं जिसके थ्रू बैंक अपने एनपीए को रिकवर करते हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ये मेथड है जिसके थ्रू वो अपने लोन रिकवर करते हैं। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो है ये तीनों जिसके थ्रू वो लोन वगैरह रिकवर करते हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये चारों ही मेथड यूज किए जाते हैं कि जो भी लोन वगैरह है उसे रिकवर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो चारों मेथड आपको दे रखे हैं, चारों मेथड ही यूज किए जाते हैं जिससे बैंक अपने लोन वगैरह यानी कि जो एनपीए अमाउंट होता है उसको दोबारा रिकवर करते हैं। होता यह है कि जब भी कोई लोन लेता है और उसकी जो पेमेंट नहीं करता है तो बैंक के लिए वो नुकसान होता है, यानी कि उसे नॉन पेइंग एसेट बैंक के लिए बन जाता है। उसी को रिकवर करने के लिए मेथड यूज किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ डाटा आपके सामने है 2017-18 का, उसके बाद 18-19 का, कि कितने परसेंट रिकवर हो पाता है। आपको फैक्ट याद नहीं रखने, बस परसेंटेज में आप याद रख सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं यहां 5%, 32%, 50% और 4%, ये कुछ इनका सक्सेस रेट है जिसके थ्रू ये इतना रिकवर करते हैं। और नेक्स्ट ईयर अगर देखें तो ये और भी डिक्रीज हो गया, यानी 5 से 3 हो गया, फिर 14 हो गया, ये 50 से 43 हो गया और उसके बाद ये 4 से ये थोड़ा इंक्रीज 1% इंक्रीज हुआ है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक अपने लोन वगैरह मैकेनिज्म है उनका कि रिकवर करने का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में आपसे गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर जो फंड रेज किए जाते हैं, यानी जो भी एक्सपेंडिचर उसका आता है, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लास्ट 5 ईयर के अंदर किस फैक्टर में, किस फील्ड में गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा सब्सिडी दी है। तो ये आपके पास कुछ दे रखे हैं टर्म्स, जिसके जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, सेकंड आपसे बताया जा रहा है कि ये फूड सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, और थर्ड आपसे बताया जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है उसके अंदर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको इसको अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा वैल्यू, यानी सबसे ज्यादा जिस फील्ड में सब गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा सब्सिडी दी है उसे उस ऑर्डर के हिसाब से आपको अरेंज करना है, यानी कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैक्सिमम पहले आएगा और जो मिनिमम होगा सबसे लास्ट में आएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में बोला जा रहा है कि 1 2 3, यानी कि जिस ऑर्डर में आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं उसी अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा रहा है कि ये करेक्ट ऑर्डर है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि जो सेकंड है, यानी कि फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा देती है गवर्नमेंट, उसके बाद आप कह सकते हो फर्टिलाइजर के ऊपर, फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। और इसी तरह सी में आपसे बोला जा रहा है कि फूड पे सबसे ज्यादा, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, उसके बाद फर्टिलाइजर पे सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है, उसके बाद आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजर पे देती है, और थर्ड नंबर पे फूड पर देती है। तो जो भी है आप इसे अरेंज करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, और करेक्ट आंसर क्या है बताइए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर यानी खर्च कहां कहां करती है वो सेक्टर आपको पता होना चाहिए। तो सोशल वेलफेयर की कई सारे स्कीम होती है, उसके अंदर गवर्नमेंट अपने अमाउंट वगैरह खर्च करती है, हेल्थ स्कीम वगैरह के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर। और उसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस होते हैं जिसमें छोटे मोटे काम होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट खर्च करती है। तो ये आपको मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर अक्कर होता है गवर्नमेंट का, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा, ये जो डाटा है आपका बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, यानी कि 2020-21 का डाटा है, ये इस करंट ईयर का ही डाटा है ये। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो फूड सब्सिडी वगैरह पे खर्च करती है, उसके बाद फर्टिलाइजर के ऊपर, और लास्ट में आप बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर। यानी कि अगर इसे करेक्टली अरेंज करना है तो ये 2, फिर ये 1 और ये 3, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके बारे में बोला जा रहा है ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है हमारी कंट्री के अंदर, और इसे प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। सेकंड आपसे बताया जा रहा है दे आर कैटेगराइज एज क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इसे डाला जाता है, आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर। हमारी कंट्री के अंदर आप बोल सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, और इंटरनेशनल लेवल पे आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इस स्पीसीज को डाला गया है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि ये जो बर्ड है यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जिसकी बात की जा रही है, इस बर्ड की काफी डेथ हो रही है जो इस वजह से कि जो हाई एक्सटेंशन वायर वगैरह जो होता है, बहुत ज्यादा जो पावर जनरेट करने के लिए हम लोग जो वायर वगैरह लगाते हैं उसकी वजह से इनकी काफी डेथ हो रही है, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए की बात करें तो बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है, ये दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो हमारी कंट्री में जो राजस्थान वाला एरिया, उस एरिया में और पाकिस्तान के आसपास जो आप कह सकते हो राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान अटैच है उस एरिया में ये जो स्पीसीज पाई जाती है। यानी कि ये जो एरिया आप जो मैं सर्कल कर रहा हूं, यानी पाकिस्तान का ये एरिया और हमारी कंट्री का, इस एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये स्पीसीज पाई जाती है। और हमारी कंट्री में ये सबसे ज्यादा हैवी साइज में बर्ड है, जो कि फ्लाइंग बर्ड आप कह सकते हो। अच्छा, अब इसकी जो प्रोटेक्शन की रिगार्डिंग में जो प्रोविजन आपको दे रखे हैं कि किस तरह से इसका प्रोटेक्शन किया जाता है, इसके रिगार्डिंग जो तीनों स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि इस बर्ड की अभी रिसेंटली डेथ काफी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई एक्सटेंशन वायर, कि वायर वगैरह की वजह से इनकी डेथ बहुत ज्यादा हो रही है राजस्थान वाले एरिया में। अच्छा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। फर्स्ट आपसे बोला गया कि इसका जो प्रोटेक्शन हमारी कंट्री में किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है हमारी कंट्री में, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड अगर बात करें आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इस बर्ड को डाला गया है क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी के अंदर, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी कुछ फैक्ट है आपको पता होना चाहिए। अभी देखा गया कि 15% जो इनके जो नंबर है वो डेथ की जो रीजन है इनका वो इस वायर की वजह से ही डेथ हो रहा है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें किस एरिया में, तो राजस्थान के अंदर जो पोखरण वाला जो एरिया है उस एरिया में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। उसके आसपास जो 6.5 किलोमीटर 6.5
60 किलोमीटर के आसपास जो एरिया, उधर जो वायर वगैरह जो लगाई गई है उसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है। यानी कि वहां पे अभी जो रिसेंटली जो डाटा के हिसाब से बात करें तो 1848 के आसपास जो डाटा बताया जा रहा है इतने हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर है वहां पर इस बर्ड की प्रोटेक्शन के लिए, इनके ध्यान रखने के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क है, और जहां पे ही एक तरह से कह सकते हो इसकी लोकेशन है जो सबसे ज्यादा इसे रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन में आपसे अर्बन हीट आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसे शॉर्ट में यूएचआई भी बोला जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट हैं। इन तीनों ही स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे बोला जा रहा है ये जो टर्म है अर्बन हीट आइलैंड, ये इसका मतलब ये होता है कि जब कोई एरिया, कोई रूरल एरिया या अर्बन एरिया, ऐसे एरिया जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होने लग जाए और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हीट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाए, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लग जाता है, उस एरिया को आप कह सकते हो अर्बन हीट आइलैंड। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि अगर इंक्रीज करने की बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड की अगर बात करें, यहां पे ऐसा होता है कि दिन के टाइम पे टेम्परेचर ना सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नाइट टाइम, यानी कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है और रात के टाइम टेम्परेचर कम होता है। ये इसके बारे में आपको एक फीचर बताया जा रहा है। थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि यूएचआई की बात करें, यानी कि अर्बन हीट आइलैंड की बात करें, यूजली ऐसा देखा गया है कि इस एरिया में जहां पे ये टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां एयर क्वालिटी जो होती है वो पुअर हो जाती है, वहां पे जो पॉल्यूटेंट वगैरह ज्यादा हो जाता है, और आप कह सकते हो जो हमारी जो ओजोन लेयर है उसको भी ये नुकसान करता है जो है इस एरिया के अंदर। ये आपसे बताया जा रहा है, यानी कि आपको ये बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो कि यूएचआई के बारे में आपको बताया गया बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें आपको सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि अर्बन हीट आइलैंड की बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखे हैं तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में समझ लेते हैं क्या होता है कि जब सिटी वगैरह एरिया है जहां पे लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी, ज्यादा होने की वजह से लोग इक्विपमेंट वगैरह भी ज्यादा यूज करेंगे, फैन, एसी, मोटर वगैरह, और वो सारी चीजें ज्यादा यूज करेंगे, जिससे कि टेम्परेचर हमारे एरिया का ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से आप कह सकते हो एयर क्वालिटी भी पुअर हो जाती है, टेम्परेचर की वजह से काफी सारे नुकसान होने लग जाते हैं। तो उसी एरिया को डिफाइन किया गया है कि अर्बन हीट आइलैंड, यानी कि आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि भी डे के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और नाइट के टाइम पे टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग दिन की बात करें या रात की बात करें, हरदम जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, जो भी सिस्टम वगैरह है, वो सारी चीजें यूज करते हैं और इसकी वजह से टेम्परेचर हरदम ही ज्यादा रहता है इस एरिया के अंदर। तो आप ये कह सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो गलत है। चाहे समर हो विंटर हो, हरदम कुछ ना कुछ इक्विपमेंट घरों में इस्तेमाल होता ही होता है। अच्छा, उसके बाद अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि अर्बन हीट आइलैंड की बात करें, तो इसकी वजह से, यानी कि इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, यहाँ पे पॉपुलेशन की ज्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, ओजोन लेयर वगैरह भी यहाँ पे नुकसान होता है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल का मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि हमारी कंट्री को अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप तो कभी नहीं मिली हमारी कंट्री को, लेकिन हमारी कंट्री की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है, जिसकी वजह से अक्सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि यूएन की जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक तरह से जो भी डिसीजन होता है ये बाइंडिंग होता है मेंबर स्टेट के ऊपर, यानी कि जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है उसके ऊपर जो भी डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है वो सबके लिए बाइंडिंग है, सबको इसको फॉलो करना होता है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि इसके जो भी डिसीजन होते हैं उसे जनरल असेंबली के अंदर इन्फोर्स किया जाता है, वहां से इनके अप्रूव कराया जाता है, जब जाके डिसीजन आप कह सकते हो सबके लिए बाइंडिंग होता है। यानी कि सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल जो होगा, सिक्योरिटी काउंसिल वो अप्रूव जो भी डिसीजन लेगा, उसके बाद वो जनरल असेंबली में जाएगा, और जनरल असेंबली के बाद आप कह सकते हो कि भी जितने भी नेशन है, नेशन का मतलब यहाँ पे स्टेट यूज किया जा रहा है, कि वो सबके ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि कोई भी नया मेंबर अगर इसमें ऐड करना है, कोई भी नई कंट्री यूनाइटेड नेशन के अंदर ऐड करनी है, तो उस सबसे पहले क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उस कंट्री को रिकमेंड करती है, रिकमेंड करने के बाद ही उसे ऐड किया जाता है। तो
तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है। ऑप्शन बी की बात करें तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सिर्फ करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। अब आप लोग जानते ही हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 5 ऐसे मेंबर है जो कि इसके अंदर परमानेंट है, जिसके अंदर ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, रशिया और फ्रांस, ये 5 ऐसी कंट्री हैं जो कि इसके अंदर इनको वीटो पावर दे रखी है, यानी कि अगर किसी ने भी वीटो कर दिया तो उस डिसीजन को नहीं लिया जा सकता, ये इन 5 कंट्री को दे रखी है। अच्छा, अब किसी भी नई कंट्री को ऐड करना है यूएन के अंदर, तो ये इन 5 में से कोई भी एक कंट्री उसे रिकमेंड करती है, उसके बाद ही उसे मेंबरशिप दी जाती है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि इसका जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, हाँ ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें ये बोला गया कि सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई भी डिसीजन लेता है उसके बाद जनरल असेंबली में जाता है, फिर वहां से अप्रूव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई भी डिसीजन ले लिया वो फुल एंड फाइनल है, उसमें जनरल असेंबली में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद वो अप्रूव हो जाता है और वहीं से डायरेक्टली अब बाइंडिंग बन जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत था, जिसकी वजह से आप कह सकते हो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, यानी आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करना तो सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है जिसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।